नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज एक चुनाव में एक बड़ा मोड़ आया है और उस मोड़ के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। स्वागत है आपका बाबा रामदास जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम साहब। तो पदार्पण हो गया साहब राहुल गांधी जी का उत्तर प्रदेश में, और लेकिन जी। जहां उनके लिए मैदान बिछाया गया था, वो पिच की रोलिंग वोलिंग की गई थी, वहां तो नहीं पहुंचे वो। अभी मेरे जानकारी में आया है कि 4 बड़े यूट्यूबर्स वहां पर डिप्लॉय किए गए थे। 4 पीएम नेटवर्क के संजय शर्मा वहां पहुंचे हुए थे, उल्टा चश्मा की प्रज्ञा मिश्रा पहुंची हुई थी, अजीत अंजुम जी तो थे ही, और थे ही। रूही तिवारी, प्रिंट से रूही तिवारी, ये सब डिप्लॉयड थे आपके अमेठी में। और राहुल गांधी जी पहुंच गए रायबरेली में। तो आप देखे हैं कि अजीत अंजुम जी ने तो दुखी होके, व्यथित होके ट्वीट भी कर दिया और ये कहा कि ये जो फैसला है ये कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने लोगों को ही धोखा दे दिया। तो आपके पास ग्राउंड की जो जानकारी है वो हमें बताएं। सर, इनिशियली तो ये इनफैक्ट इनको अमेठी से ही लड़ना था, और ये सर असल में जो कांग्रेस है ना, वो बीजेपी से नहीं लड़ रही है। सर कांग्रेस में पहले अपनी अंदरूनी लड़ाई से निपट लेगी, फिर तो बीजेपी से लड़ेगी ना। सर इस वक्त कांग्रेस में जो घमासान मचा है वो प्रियंका जिज्जी में और भैया में घमासान चल रहा है। और सर ये घमासान आपको सिर्फ सिर्फ यूपी में नहीं दिखाई दे रहा, ये घमासान मैं देख पा रहा हूं हरियाणा में, यही सेम घमासान मैं देख पा रहा हूं पंजाब में, सेम घमासान मैं देख पा रहा हूं हिमाचल में, जहां पे कांग्रेस के कम से कम 2 गुट, जिज्जी भैया गुट, और उसके अलावा जो ट्रेडिशनली जो 3-3 4-4 5-5 गुट्स तो हर कांग्रेस में रहते ही हैं, वो सब गुट्स। और सर ऐसे ही थोड़ी ना बर्बाद हुई है। इतनी बड़ी पार्टी सर, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज 30 सीटों के लिए तरस गई है, तो सर उसके पीछे यही सब न कारण होंगे। तो यहाँ पे सर भाई बहन की लड़ाई जो है ये सतह पे आई है। एक बात बताइए ना, जीजा जी जो है इतने दिनों से कह रहे थे कि भाई है क्या नाम, अमेठी के लोग तो मेरे बिना मरे जा रहे हैं, हैं? बिल्कुल। और मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, ये सब जानते हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हाँ, तो आखिर ही वाज पुटिंग प्रेशर। अच्छा सर, एक बात तय मान लीजिए, अगर प्रियंका जी लोकसभा में पहुंच जाती हैं किसी तरह, तो वो ओवरशैडो कर देंगी राहुल जी को, और राहुल जी किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि उनकी संसद में उनको ओवरशैडो करने वाला कोई आ जाए। सिंपल सी सीधी सी बात है सर। तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी बहन को रोकने में। और सर एक मिनट, एक बात बताऊं आपको, रायबरेली भी इक्वली अनसेफ है। भाई रायबरेली ये जीतते थे पहला समाजवादी पार्टी के सहयोग से, उनके वोट से, प्लस जो अखिलेश सिंह जी और अदिति सिंह जी का परिवार था, या वो जो उनका जो पूरा एक नेटवर्क था सर, वो लोग इनका चुनाव लड़ते थे। अखिलेश सिंह बहुत दबंग आदमी थे और बहुत पुराने पॉलिटिशियन थे, 40 साल पुराने पॉलिटिशियन थे। अखिलेश सिंह जी रहे नहीं, अदिति सिंह जी बीजेपी में चली आई। तो सर उसी दिन से रायबरेली अनसेफ हो गई थी इनके लिए। अब पर इनकी सर समस्या यह है कि इनके अलावा भागने के लिए जगह नहीं बची। राहुल जी के साथ वायनाड से भी तो राहुल जी तो वायनाड से लड़ चुके थे, वहीं के लिए संतुष्ट हो जाते, उसी में क्यों कूदे? मुझे तो लगता है रायबरेली इसलिए कूदे हैं कि कहीं प्रियंका नहीं लड़े यहाँ से। यस, कहीं प्रियंका न लड़ ले, और सर वायनाड में ये सेफ फील नहीं कर रहे ना। आपको, आपके पास क्या रिपोर्ट है, वायनाड में जीत जाएंगे? जीत तो जाएंगे, वहां पर जीत तो जाएंगे।
मेरी रिपोर्ट तो यही कहती है कि जीत तो जाएंगे। पर सर इनकी मजबूरी थी कि इनको अमेठी रायबरेली से अगर ये छोड़ जाते ना सर, तो इसका असर इनके पूरे नॉर्थ इंडिया कैंपेन पे पड़ता। वैसे क्या है इनके पास नॉर्थ इंडिया में? सर इनके पास बेशक नहीं है, इनके पास नहीं है, पर इनके जो छत्रप हैं वो बेचारे लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कम से कम वो भागे तो नहीं। सर इनके जो छत्रप है हरियाणा में और पंजाब में, एटलीस्ट दे आर फाइटिंग, दे हैव पुट अप अ फाइट, दे हैव नॉट सरेंडर्ड। हुड्डा बेचारा लड़ रहा है सर, हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहा है। हाँ लड़ रहा है। तो सर अगर ये ना लड़ते तो इनको तो सेनापति ही भाग गया जिसका, सेना छोड़ के युद्ध के मैदान से, तो इनके लिए बड़ा फेस सेविंग हो गई। ये इनको लड़ना तो था, पर इनको अच्छा अब वो भी ताल ठोक रही है कि देखा भगा दिया ना, अमेठी से भगा दिया, अमेठी से भगा दिया। अच्छा आ गया उसका हाँ कांग्रेस हैज कंसीडर्ड डिफीट। अच्छा, दूसरी चीज और स्टेटमेंट आ सर, गया। अमेठी से जिन्होंने कैंडिडेट दिया ना वो बड़ा हास्यास्पद दिया। हमारे ये जो है, क्या नाम है इनका, शर्मा जी, ये एक्चुअली क्या है कि मेरी पत्नी की ननिहाल है रायबरेली, जी तो ये मेरी ससुराल में ये आते रहते थे। इनका जो है हमारे ससुराल वहाँ, क्योंकि वो सब रायबरेली से थे, तो वो रायबरेली वाला जो कांटेक्ट था वो किशोरी लाल जी से रहा, वो आते रहते थे वहाँ पे। तो वो तो मतलब जैसा होता है ना, आपका बाबू होता है, वो थे, वो तो वो क्या बाबू टाइप के व्यक्ति हैं। अब लेकिन अब क्या कहा जाए, इस परिवार ने तो एक बार तो आप जानते हैं कि सीके जाफर शरीफ जो इनके ड्राइवर थे उसको भी बना दिया था, मंत्री बना दिया था उसको, तो रेलवे मंत्री था वो, ड्राइवर हुआ जी करता था इंदिरा जी का। तो इन्होंने कहा जब हम ड्राइवर को कर सकते हैं तो फिर हम हमारे बाबू क्यों नहीं कर सकते, मैनेजर है ना हमारा, वो जो लगा देते हैं उसको। तो सर और एक बात आपको बताऊं, पूरे यूपी में सर इनकी वो दुर्दशा होने वाली है कि मैं आपको बताऊं कि ये इन 17 सीटों पर में से मेरा अंदाजा है कि शायद 15 पे जमानत जब्त, मतलब लिटरली जमानत जब्त नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो इनको शिफ्ट होगा, पर इनका जो अपना जो जन आधार है ना वो जमानत जब्त वाला है। मतलब जमानत जब्त हो जाएगी अगर ये अपने बल पे चुनाव लड़ जाएंगे। ये इस स्थिति को कांग्रेस में राहुल बाबा ने पहुंचा दिया है, और ये ये भी तो एक अमेठी भी अचीवमेंट है ना, हारेंगे। इसको आप अचीवमेंट नहीं मानते क्या? इतनी पुरानी पार्टी को गर्त में पहुंचाना भी कोई टैलेंट तो चाहिए ना थोड़ा बहुत उसके लिए, सर नहीं? आप नहीं मानते ये बात? और सर इतना बड़ा लीडरशिप क्राइसिस, अच्छा सर ये लीडरशिप क्राइसिस जो है ना, मैं तो पूरे देश में देख रहा हूं और तकरीबन सभी पार्टियों में देख रहा हूं। सर ये जो हमारे जो देश की जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है ना, इसने हमारे जो एक स्वाभाविक प्रस्फुटन होता है ना, ग्रास रूट लेवल से जो लीडर्स पैदा हुआ करते थे, सर ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स उस पूरी प्रक्रिया को खा गई। आज आप देख लीजिए कि हर एक रीजनल पार्टी में, अच्छा जो आंदोलन से उपजी हुई पार्टियां हैं उनमें लीडरशिप का कितना भयानक क्राइसिस चल रहा है। केजरीवाल जैसे लोग जो है एक एक करके अपनी पूरी पार्टी को खा गए कि मेरे सामने कोई खड़ा न रह जाए, मेरे सामने खाली पिग्मीज ही खड़े रहेंगे, और जो भी थोड़े बहुत भी वजूद वाले लोग थे एक एक करके उन्होंने सबको निकाल दिया। देखिए तो सर ये मुझे लगता है कि बीजेपी के उदय का
ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी के सामने जो विपक्ष था वो एकदम ही बौना और रीढ़ विहीन विपक्ष मोदी को मिला। आप बताइए आज मोदी के सामने कोई बड़े कद का, बड़े जनाधार वाला कौन सा लीडर है जो मोदी का मुकाबला किसी स्टेट में कर रहा हो? देखिए, जनाधार यदि अभी किसी का बचा है तो खाली या तो टीएमसी का बचा है या डीएमके का बचा है, और या फिर ये जो आपकी तेलुगु पार्टीज़ हैं इनका बचा है, और कांग्रेस अभी कुछ प्रदेशों में बची हुई है जहाँ उसका जनाधार अभी बाकी है। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। केरला में जी। है। तो इस हिसाब से अभी तक वो राष्ट्रीय पार्टी तो बनी हुई है, अब कितने दिन बनी रहेगी ये नहीं कह सकते। जी। तो वैसे आप ये बताएँ मुझको कि रायबरेली की इक्वेशंस क्या है? सर रायबरेली की इक्वेशन ये है कि आज मैं ये भी बता दूँ, बीएसपी ने वहाँ से एक ठाकुर प्रसाद यादव जी को उतार दिया। वहाँ लगभग 7% यादव भी हैं, ऐसा बताया गया। मुसलमान बहुत कम हैं, वो भी लगभग 6-7% ही हैं वहाँ पे। ब्राह्मण और ठाकुर अच्छी संख्या में हैं, और शेड्यूल कास्ट अच्छी संख्या में है। शेड्यूल कास्ट वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा है, लगभग 20% बताए जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सर देखिए ट्रेडिशनली वहां पे कांग्रेस को जिताते आए हैं ठाकुर ब्राह्मण। वैसे एक बात बताएं, सोनिया गांधी ने इसको कास्टलेस बना दिया था, जी। लेकिन चूंकि ये हमारे राहुल गांधी जी आजकल तुरंत जाति जनगणना पे चल रहे हैं, वो तो वापस चले गए हैं पूरा जातियों पर, तो ये स्थिति है। जी, ब्राह्मण ठाकुर ही जिताते थे, सही है। ब्राह्मण ठाकुर जिताते हैं और जब से ये अखिलेश सिंह का परिवार इनसे छिटका कांग्रेस से, तो सबसे बड़ा डेंट तो इनको सर ठाकुर वोटों का पड़ने जा रहा है। अच्छा, ठाकुर एकमात्र एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी यूपी में जो अभी भी अखिलेश सिंह के कारण कांग्रेस को वोट कर रही थी। अदरवाइज सर ठाकुर हैव नेवर बीन traditionally they have never been voters of कांग्रेस। तो इस बार सबसे बड़ा डेंट तो वो पड़ेगा। और सर जब ठाकुर जाता है ना तो अपने साथ और बहुत सारा वोट खींच के ले जाता है। तो सर ठाकुर ब्राह्मण अगर चला गया तो फिर कांग्रेस के पास बचा क्या, और संगठन नाम की चीज कांग्रेस के पास वहां बची नहीं है। मनोज पांडे भी निकल गए। जी। अच्छा, जो समाजवादी यादव की आप तरफ बता से रहे वो हैं। मदद करते हैं, समाजवादी की तरफ से हम्म, मनोज पांडे। देखिए, पिछली बार जो है, मैं थोड़ा-सा एक और यहाँ पर आपको तथ्य बता दूँ कि 3,53,000 से सोनिया गांधी जीती थी 2014 में। जी। और 2019 में जब दिनेश प्रताप सिंह को यहाँ से खड़ा किया गया, तो वो घट के हो गया 1,67,000, मतलब 1,86,000 का सीधा-सीधा घाटा हुआ। जी। 1,86,000, और सोनिया गांधी उसके बाद से आई नहीं। दिनेश प्रताप सिंह को लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है, वो बढ़ावा देती रही है, मिनिस्टर बना रखा है उन्होंने उनको सरकार में। एमएलसी तो बनाया ही उन्होंने 2022 में। पहले 2016 में वो कांग्रेस की तरफ से एमएलसी थे, 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, मंत्री बना दिया। तो वो वहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। दिनेश प्रताप सिंह और अखिलेश सिंह में काफ़ी आपस में वो होती थी यहाँ पर। तो वो भी अब चूँकि दोनों एक पार्टी में हो गए हैं, वो भी अब लगभग समाप्त सी है। मनोज पांडे बीजेपी में आ गए हैं, जो हम्म। ऊँचार से जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य तक को नहीं टिकने दिया, उनके बेटे को भी हरा के भेजा, जी। आपको ध्यान होगा 2017 के चुनावों में। और 2022 में भी जब योगी जी सब जगह जीत रहे थे, तो रायबरेली जिले में वो पिछड़ गए। अब कुंडा जो है वो भी रायबरेली जिले में आता है, आपको पता है। यद्यपि कुंडा जो है वो लगता कौशाम्बी में है, उसमें पार्लियामेंट में, लेकिन यहाँ का जो ये रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इन इन क्षेत्रों का मिजाज थोड़ा-सा अलग-सा है। सर मैं आपको बताऊं, जो यादव वोट आपने बताया ना, यादव वोट बटेगा 3 जगह। हुँ, एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी में आएगा, क्योंकि यादव जी एक कैंडिडेट दे दिया है
क्या नाम मायावती बहन जी ने, तो कुछ यादव वहां चला जाएगा और कुछ यादव कांग्रेस में अखिलेश जी के कहने पे जाएगा। तो यादव बढ़ गया 3 जगह, दलित सारा बसपा में जाएगा। जरूरी सर नहीं है, यहाँ यहाँ जाटवों की संख्या उतनी नहीं है, नॉन जाटव ज्यादा है। जो भी है थोड़ा बहुत। सर इस चुनाव में एक बात देखने में आ रही है कि बहन जी कायदे से चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी का कैंडिडेट किसी भी सीट पे हल्का चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, तो अपनी सामर्थ्य भर वो वोट काट रहा है। हालांकि पुराने समय जैसा बहन जी का नहीं रहा जलवा जलाल, पर अब भी बहन जी का कैंडिडेट मिनिमम 60, 70, 75 हजार से लेके लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक वोट काटेगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि रायबरेली ये निकाल पाएंगे राहुल जी। हाँ, दिक्कत तो आएगी। और बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी इनको हरवाने में। बिल्कुल 100%। अच्छा सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है, अगर प्रियंका जी रायबरेली आती, then BJP would have preferred conceding one seat to Priyanka so that she joins us in Lok Sabha. सर ये प्रियंका का लोकसभा में राहुल के बगल में बैठना बीजेपी को सूट करता है। देखिए, मैं तो ये देख रहा था कि मैं तो इनके जो कांग्रेस का जो गोदी मीडिया है उसको देख रहा था, तो कई लोग तो कह रहे थे साहब ये तो मास्टर स्ट्रोक है, कि साहब ये राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को ये बता दिया कि स्मृति ईरानी तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, मैं तुमको कोई भी सम्मान नहीं देना चाहता तुम्हारे से लड़के। अब आप क्या कहें? सर फैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी बहन को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में सफलतापूर्वक निपटा दिया। पहले शी ट्राइड टू बी अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल, उसको वहां से टिकट नहीं दी, राजस्थान से वो मांग रही थी, वहां से उसको नहीं दी। उसके बाद वो उसको यहां से लोकसभा की टिकट नहीं दी। अच्छा एक बात और बताऊं सर, अगर लोकसभा से प्रियंका गांधी लड़ती तो राहुल गांधी से बेहतर चुनाव लड़ती। बनारस से लड़ देना अजय राय की जगह। इस बार बनारस में मुझे लगता है कि इनको 2 नहीं 3 ईवीएम्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत उत्साह में कि साहब इसी से नाम हो जाएगा, मोदी जी से हारेंगे उसमें ही नाम हो जाएगा, और सब जो है वो कूद कूद के बनारस जा रहे हैं। हमारे शंकराचार्यों ने खड़ा कर दिया है, पता है आपको? अच्छा मुझे नहीं पता सर। हम्म। वो अविमुक्तेश्वरानंद जो है ना, वो आप जानते हैं उनको, वो जी जी कांग्रेसी जी। शंकराचार्य, हाँ तथाकथित शंकराचार्य कांग्रेसी, उन्होंने भी किसी को खड़ा कर दिया। सर बल्कि इससे ज्यादा मजेदार डेवलपमेंट तो कैसरगंज में हुई है, जहां हाँ। उसको लेके तो तंज कसे जा रहे हैं। सर एक बात बताऊं आपको, आई पर्सनली नो ब्रजभूषण शरण सिंह। ही इज नॉट एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, ही इज नॉट अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। जिस शिद्दत से वो आदमी अपने क्षेत्र में राजनीति करता है, और सर एक बात बताइए ना, लोग अपना एक लोकसभा क्षेत्र नहीं संभाल पाते, वो आदमी 5 लोकसभा क्षेत्र की राजनीति करता है। सही। उसका और बेटा गोंडा से विधायक है। हाँ गोंडा से उनके बेटे विधायक हैं। और सर एक चीज और बताऊं, 5 लोकसभा क्षेत्रों के लोग उनके पास आते हैं रोज काम लेके। ही हैज अयोध्या गॉट, इंक्लूडेड। हाँ अयोध्या वाले भी आते हैं। अयोध्या वाले भी आते हैं, गोंडा वाले भी आते हैं, बहराइच वाले भी आते हैं, कैसरगंज वाले भी आते हैं। बलरामपुर जो अब श्रावस्ती कहलाता है वहां वाले भी आते हाँ हैं। और बलरामपुर इतने जो बड़े, पहले क्षेत्र था जी पार्लियामेंट, उसका नाम श्रावस्ती कर दिया गया।
और सर वो आदमी रोज सुबह 6 साढ़े 6 उनसे मिलने लोग घर पे आ जाते हैं। और अच्छा, उनका एक ना एक नियम है, जब भी वो अपने क्षेत्र में होते हैं तो डेली 9:30 पे वो अपने घर से निकल जाते हैं सुबह, और धुंधलका होने से पहले घर आ जाना है, ये उनका नियम है जिंदगी का। तो जब वो घर पे पहुंचते हैं लगभग 5:30-6 बजे के आसपास, तो उस वक्त उनके घर पे इंतजार कर रहे होते हैं कम से कम 50 लोग मिलने वाले, और वो आदमी सुबह 6:30 से लेकर रात 9 बजे तक अपनी पब्लिक के बीच में होता है। अच्छा, उनके पास पूरी एक सोशल मीडिया टीम है, जिसमें एक फोटोग्राफर है, एक वीडियोग्राफर है, और उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल करने वाली एक टीम है। वो एक दिन पहले ही अगले दिन का पूरा प्रोग्राम जो है वो प्रकाशित कर देती है कि कल सुबह 9:30 बजे घर से प्रस्थान करेंगे, 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे, 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे, 12 बजे यहाँ पहुंचेंगे, और 5:30 बजे वापस आएंगे। ये डेली का उनका रूटीन है सर। और अगर कहीं उन्होंने लिख दिया कि 11 बजे फलाने आदमी के घर उनके पिताजी के मृत्यु पर उनके शोक संतप्त परिवार से मिलने जाएंगे, तो 11 बजे मीन्स 11 बजे, और पूरी जनता सर उनको उस एरिया में फॉलो करती है। और जिसको मिलना होता है 11 बजे कोई वहां मिलेगा, 12 बजे कोई वहां मिलेगा, 1 बजे कोई कहां मिलेगा, सब पहले से फिक्स होता है। और ये काम वह व्यक्ति साल भर करता है। तो अच्छा, ऐसा, अच्छा सर, वो एक अकेला आदमी है जिसको मैंने देखा कि वो किसी पार्टी का, किसी टिकट का, किसी सिंबल का मोहताज नहीं है। अच्छा, बीजेपी उनका टिकट काट देती, वो तो निर्दलीय लड़के जीत जाते। बीजेपी इस बात को समझती थी, इसलिए बीजेपी ने उनको बकायदा, उनको बेटे को टिकट देना है या पत्नी को टिकट देना है या बड़े बेटे को टिकट देना है, इट वॉज ही हु डिसाइडेड। पार्टी ने उनको समझा लिया था कि देखिए आपके ऊपर जो एलिगेशन थे उससे खामखा का बवाल मचेगा, इसलिए हम आपको टिकट, हम चाहते हैं कि आप न लड़ें, आपके परिवार से कोई और लड़ जाए। उन्होंने अपने छोटे बेटे को डिसाइड किया। और आप देखिए ना, एक बेटा विधायक, एक बेटा सांसद बन जाएगा, पत्नी सांसद थी, अभी पत्नी क्षेत्र पंचायत प्रमुख है, अगला 6 बार का सांसद है ही है। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल करण भूषण सिंह को लेके जो राहुल गांधी मीडिया है, वो जो है वो बहुत तंज कस रहा था, ये क्या है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि बीजेपी वैसे ही 400 सीट जीत रही थी तो इस सीट पर ब्रजभूषण शरण को मोबिलाइज करने की क्या आवश्यकता थी। जी। सर एक बात बताऊं आपको, फाइनली अ डे विल कम when ब्रजभूषण सिंह will thank these wrestlers, इन पहलवानों का वो शुक्रिया अदा करेंगे कि पहले ब्रजभूषण सिंह ना उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से रीजन के नेता होते थे। इन पहलवानों ने उनको पूरे नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का नेता बना दिया। आपको मालूम है, आज जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में जब दौरा होता है ना ब्रजभूषण सिंह का, तो वहां हजारों आदमी इनके स्वागत के लिए जुटते हैं। और इस घटना का इनको राजपूतों के नेता के रूप में नॉर्थ इंडिया में एस्टैब्लिश किया है। क्यों? क्योंकि राजपूतों को एक बात लगी कि यार हमारे एक लीडर को जबरदस्ती झूठे आरोप लगा के सताया जा रहा है। सर ये जो सेंटिमेंट उभरा ना कि एक को झूठे आरोप लगा के सताया जा रहा है, इससे क्षत्रिय समाज में ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति सहानुभूति उपजी है, क्योंकि देवर कन्विंस के आरोप झूठे हैं। अच्छा, उनके क्षेत्र में चले जाइए, उनके क्षेत्र का बच्चा बच्चा कहता है कि वो बाहुबली हो सकते हैं, वो दबंग हो सकते हैं, पर उनके ऊपर आज तक लंगोट के कच्चे होने का आरोप कोई नहीं लगा सकता। तो सर बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए राजनीति में।
मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि भाई ये सरकार की क्या मजबूरी थी जो इन लुच्चों के आगे, ये बजरंग पूनिया टाइप के, इनके आगे झुक गए। इनके पास जाटों का एक वोट नहीं है, ये जाटों के बच्चों का ही हक मार रहे थे। पूरी की पूरी जो कुश्ती जगत था वो इनके विरुद्ध था, इतना भी नहीं समझ में आता। वो असल में सर किसान आंदोलन और ये पहलवान आंदोलन मिलके एक कॉकटेल ऐसी बन गई थी जिससे बीजेपी को लगता था कि शायद कुछ नुकसान हो जाए, और बीजेपी आपको मालूम है कि एक वोट का भी नुकसान जो है वो करना नहीं चाहती। वो सर वो किसान आंदोलन के साथ एक कॉकटेल बन गई थी असल में। अच्छा, अगर इसको कायदे से हैंडल ना करती ना बीजेपी, तो फिर इट वुड हैव स्पिल्ड ओवर वेस्टर्न यूपी। वो तो बाद में चलिए मान लीजिए जयंत के साथ इनका पैक्ट हो गया, नहीं तो ये वेस्टर्न यूपी तक मामला फैल जाता। हरियाणा में तो घर था ही, कुछ उधर राजस्थान में फैल सकता था। इसलिए इसको थोड़ा सा ना बीजेपी ने थोड़ा डिफेंसिव होके हैंडल किया मामले को। मेरा ये एनालिसिस है कि क्यों खाम खा, मतलब एक कम्युनिटी को क्यों खाम खा गलत तरीके से रब किया जाए। अच्छा, वो बहुत ही तुच्छी और गंदे लेवल की राजनीति पे उतर आए थे, तो जिस तरीके से खाप पंचायतें कूदी हैं, और अच्छा हमारी बहन बेटी, वो जो ना औरत होने का जो एक इमोशनल दबाव बनाया जाता है, वो आज भी साक्षी मलिक के उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। और एक चीज और बताऊं आपको सर, आपने एक चीज नोट की, इस पे चर्चा नहीं हुई, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वो चर्चा आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पीछे टाइम्स मैगजीन की 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट आई है, उसमें साक्षी मलिक है। उसमें साक्षी मलिक है। ऐसी कौन सी अचीवमेंट है भैया साक्षी मलिक के पिछले साल 2 साल 4 साल में कि टाइम्स की सबसे विश्व की 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में, सर आपको नहीं लगता कि इस वो प्रकार तो के देखिए, जितने वो आंदोलन तो है ये डीप स्टेट सारा, एंड इट वाज डीप ऑल स्टेट, स्पॉन्सर्ड बाय द डीप स्टेट। यस, वो तो टाइम्स जितने भी हैं वो मैगजीन, किए हुए हैं, वो सारे फेल हुए हैं, वो बात अलग है। टाइम्स मैगजीन की इस लिस्ट को मैं छोटा मोटा मैगजीन से मानता हूं। तो सर ये इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय, इट वाज फंडेड बाय द पावर सिटिंग देयर। ये उस गेम का प्लान था, इसीलिए बीजेपी ने थोड़ा सा बहुत संभाल के इसको हैंडल किया। इस अब बात को समझने की जरूरत है। नहीं, वो तो इससे ही दिख रहा है कि इस समय, एट दिस मोमेंट, जितना जितनी रुचि इस चुनाव में हमको और आपको है, उतनी ही रुचि पाकिस्तान वालों को है, और उतनी ही रुचि अमेरिका वालों को है, उतनी ही रुचि जर्मनी वालों को है। देखिए, जर्मनी वालों ने तो अपना दूत ही भेज दिया यहाँ पे, और पाकिस्तान वाले जो बोल रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं, उन्होंने तो सीधे-सीधे कहा कि हमको राहुल गांधी चाहिए। अच्छा, और आपको आपको भारत मैं में बता जितने भी दूं, पाकिस्तान है वो सब कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल राहुल गांधी चाहिए। नहीं ये सोशल मीडिया पे जब से चुनाव लड़ा जा रहा है, तब से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हैंडल्स ऑन एक्स, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पता नहीं कहां से कौन से बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और कौन से कंट्री से बैठ के वहां से हैंडल किए जा रहे हैं, और ठाकुरों के फर्जी आईडी बना के जो है वो जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, तो वो तो सब। अच्छा, अब इधर क्या है कि पब्लिक मैच्योर हो गई है, वो फर्जी आईडी और फर्जी ट्वीट और असली ट्वीट का अंतर करना जान गई है। जी। वैसे ये जो पाकिस्तान से जो एंडोर्समेंट मिला है राहुल गांधी को, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर एक बात बताइए ना, ये पहली बार तो पाकिस्तान से वो जब वहां वो गया था मणिशंकर अय्यर, और वहां जाके बोल रहा था कि यू शुड हेल्प अस डिफीट मोदी, वो क्या था? और आखिर पाकिस्तान क्यों इंटरेस्टेड है कि मोदी को हटा के जो है कांग्रेस कांग्रेस
के कमजोर होने से पाकिस्तान क्यों चिंतित है? सर ये बात अब हिंदुस्तान के लोगों को समझानी पड़ रही है हमें। अच्छा, ये इनका चाइना से और पाकिस्तान से क्या इतना सॉफ्ट कॉर्नर है? क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? तो ये पब्लिक को, भारत की पब्लिक को सोचना चाहिए। पाकिस्तान के एंडोर्समेंट से कुछ वोट बढ़ते होंगे इनके, तभी तो करते हैं। तो बिल्कुल। वोट के लिए तो ये कुछ भी करने को सर तैयार है आज आखिर की डेट में। तब आखिर ओसामा जी बोलने के पीछे कौन सी मेंटेलिटी काम करती है? सर बिल्कुल, हिंदुस्तान के जो 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान से सिंपैथी रखते हैं। वो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल वहां से पाकिस्तान से इनको वोट देने के लिए अंदर अंदर कोई ना कोई फतवा आता होगा या कोई ना कोई। बिल्कुल, राहुल गांधी जो है पाकिस्तान मैं को तो पुश जानता हूँ, देखिए करेगा। मैं तो बाड़मेर में रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। 4 साल बाड़मेर में था मैं, एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी था। तो वहाँ तो फतवा आता था, वो सिंध का जो गाजी फकीर है उसके यहाँ से फतवा आता, पीर पगारो जिसको बोलते हैं, तो पीर पगारो के यहाँ से वो गाजी फकीर को फतवा आता था, फतवा उसको वो रिले करता था और उसके हिसाब से वोटिंग होती थी। और पीर पगारो के फतवे का इंतजार होता था। नहीं नहीं, अभी सर एक बात बताइए ना, अभी मोदी जी ने जो अभी कहा कि आप वोट जिहाद कीजिए, ये वोट जिहाद का कॉन्सेप्ट कहां से आया होगा? और वो क्या नाम जो है, वो वकील है जो वो फर्रुखाबाद वाला, उसकी बेटी ने सलमान ये, सलमान खुर्शीद सलमान खुर्शीद की बेटी ने ये बयान दिया है ना। भांजी ने है भांजी ने भांजी ने, हु इज सेड टू बी अ लॉयर, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट लॉयर या क्या है वो लड़की। मरियम मरियम अली। हाँ, वो कह रही है कि मुसलमान वोट जिहाद करें। तो जिहाद तो काफिरों के खिलाफ होता है। काफिर तो वैसे भी दुश्मन है ना। तो वोट देकर काफिरों को। तो कुरान की 5.81 आप देखें, साफ साफ कहती है कि यहूद और हनूद तुम्हारे दुश्मन है। हम्म क्यों है दुश्मन? क्योंकि वो अल्लाह की बात नहीं मानते, इसलिए अल्लाह के दुश्मन है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए आप किसी को कुछ कहें, वो आपकी बात नहीं माने, तो आप उसको क्या दुश्मन मानने लगोगे? नहीं मानोगे। नॉर्मल कोर्स में ठीक है, आप उससे नाराज हो सकते हैं, आप ठीक है, आप उसको इग्नोर कर देंगे, आगे उससे दूर हट जाएंगे, उसको दुश्मन तो नहीं मानेंगे कि भाई इसने मेरी बात नहीं मानी। नहीं नहीं, लेकिन वाजिबुल, नहीं नहीं सर, दुश्मन भी मान लो, वाजिबुल कत्ल मान लेंगे आप। सुनिए सुनिए, मैं तो आपको मेरी स्टडी काफी अच्छी है कुरान की, जी। मैं वहीं पहुंचूंगा आपको। हाँ। तो जो व्यक्ति, वहां कॉन्सेप्ट ये है कि जो अल्लाह की हिदायत नहीं मानता है वो अल्लाह का दुश्मन है, और अल्लाह का दुश्मन वो तो वाजिबुल कत्ल है ही, क्योंकि वो अल्लाह का दुश्मन है। क्यों अल्लाह का दुश्मन है? अल्लाह की गाइडेंस नहीं मानी। अल्लाह की गाइडेंस क्या है? कलमा पढ़ो। तुमने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए तुम अल्लाह के दुश्मन। अल्लाह के दुश्मन, इसलिए हम तुम्हारा वो इंतजाम करेंगे जो किताब में लिखा हुआ है। 5.33 तो आर वी गोइंग टू डिस्कस पंजाब टू इन दिस सेशन? वी में। अब तो देखिए हरियाणा का भी पूरा होने वाला है ना। हाँ जी। हरियाणा का तो 3 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के, तो हरियाणा की भी स्थिति तो अब स्पष्ट हो गई। और पंजाब की शुरू हो जाएगी 7 तारीख से, वहां नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे पंजाब। जी। तो अब कितने से दिन बचे? अभी तो पहले हरियाणा में तो वैसे पिछली बार आपसे डिस्कस किया था, तो अभी उसमें तो कोई विशेष परिवर्तन है नहीं हरियाणा सर में। हरियाणा में बड़ी मजेदार लड़ाई चल रही है। हरियाणा में आम तौर पे जो आम पब्लिक डिस्कशन में जो बात चल रही है कि वहां पे एक बात चलाई जा रही है कि 4 सीटों पे लड़ाई है। रोहतक, सोनीपत,
तिरसा, हिसार। तो टिकट तो डिक्लेयर हो गया क्या रोहतक का? अभी तक तो नहीं हुआ। कौन सा टिकट? नहीं, उसमें सिर्फ रोहतक इनेलो का टिकट बाकी है। रोहतक तक कांग्रेस किसको टिकट दिया? दीपेंद्र हुड्डा। और सोनीपत? सोनीपत से एक सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। सोनीपत में एक बड़ोली साहब हैं जो कि भाजपा से हैं, वो ब्राह्मण वहां पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सोनीपत से ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दे दिया, और इनेलो और जजपा ने दोनों ने जाट कैंडिडेट्स उतार दिए, एक दहिया और एक पूनिया। अब यही दो मेन गोत्र हैं सोनीपत जिले में, दहिया एंड पूनिया। तो एक ने दहिया उतार दिया, एक ने पूनिया उतार दिया, इन दोनों ने ब्राह्मण उतार दिया। अब सर जो दहिया और पूनिया है, उन दोनों ने आगे विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो इन दोनों के लिए ये है सेमीफाइनल, दहिया एंड पूनिया के लिए। और दहिया और पूनिया पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, और दोनों कम से कम 50-50 हजार वोट काटेंगे इनेलो जजपा वाले। सर जब वो कांग्रेस के ही कटे हैं। हुड्डा साहब जब पूरी ताकत से चुनाव लड़े थे पिछली बार 2019 में, तो 1.5 लाख लगभग इतने वोट से हारे थे। तो सर बात यह है कि अच्छा, इसको ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत समझदारी से टिकट वितरण किया है, क्योंकि एक बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट के सामने इन्होंने भी ब्राह्मण उतार दिया। अब वो कितने ब्राह्मण वोट काटेगा भगवान जानता है, परंतु जाट वोट 4 जगह बंटने जा रहा है, इतना तय है। सोनीपत में अच्छा खासा जाट जो है बीजेपी में आता है, 20 से 30% वो अभी भी आएगा। उसके बाद एक इनेलो वाला, एक जजपा वाला, और कांग्रेस में तो जाना ही है। और इसको ये सोनीपत में अच्छी लड़ाई बता रहे हैं, जिसको मैं नहीं मानता हूं। तो ये तो सर सोनीपत की कहानी है। इसी तरह हिसार की कहानी है। हिसार में कांग्रेस में एक बहुत बड़ा मुद्दा था हरियाणा में, कि भैया ये जब हुड्डा परिवार था, जब इनका शासन था, तो खर्ची पर्ची चलती थी और बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार था, गरीब के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। तो कल वहां क्या नाम, जो जयप्रकाश है, उसने एक बयान, जो जयप्रकाश कैंडिडेट है, उसने एक बयान दे दिया कि अरे भैया खर्ची पर्ची तो अपने आदमी, जब सरकार आएगी तो अपने आदमियों ने तो नौकरी देनी पड़ेगी, अगर हुड्डा ने अपने आदमियों को नौकरी दे दी तो क्या गलत कर दिया। और ये किसी पत्रकार को उन्होंने बाइट दी है, कल की बात है। तो लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट जो जयप्रकाश कांग्रेस कैंडिडेट है, तो लोग पूछ रहे कि भाई तुमने ये हुड्डा की मदद करने के लिए बाइट दी है या हुड्डा की जड़ें खोद रहे हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, कि खट्टर के राज में खर्ची पर्ची नहीं चली, ईमानदारी से गरीब बच्चों को मेरिट के आधार पे नौकरियां मिली है। ये सबसे बड़ा पॉल प्लैंक है इस चुनाव का। तो आप कह रहे हो कि ना भाई, हम तो सत्ता में जो आता है वो तो अपने लोगों को तो नौकरी बांटेगा, हुड्डा ने कोई खर्ची पर्ची चला के कोई गलत नहीं किया था। खर्चे का तो पता नहीं, पर पर्ची तो चाल लेगी। तो ऐसे तो सर हुड्डा के सिपह सालार है। उधर श्रुति ने बोल दिया कि जितनी मदद राव दान सिंह ने की थी उसकी दुगनी हम करेंगे। रावदान सिंह तो यादव हो गए, अहीर। हाँ, राव दान सिंह यादव हो गए। तो जब श्रुति चुनाव लड़ी थी तो राव दान सिंह ने पूरी पूरी खिलाफत की थी, तो बोला उसकी दुगनी मदद करनी है। तो सर बात यह है कि हुड्डा साहब को रोहतक में हरवाने के लिए 5 फोर्सेस काम कर रही हैं। 5 नहीं, 5 3 8। सबसे पहले तो 3 तो गुट है खुद कांग्रेस के। हुड्डा साहब ने टिकट वितरण में तीनों गुटों को निपटा दिया। भाई किरण को भी निपटा दिया, सुरजेवाला को भी निपटा दिया, और उधर शैलजा को भी निपटा दिया। वहां पर
अच्छा, पूरे हरियाणा में एक बात तय है कि कांग्रेस के लिए ये सेमीफाइनल है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी ऊर्जा बचा के रखनी है विधानसभा चुनाव के लिए। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस का ये मानना है, इन 3 एसआरके गुट का ये मानना है कि इन बाबू बेटा को रोहतक में ही उलझा के यहीं यहीं मार लो। मतलब इनको रोहतक लोकसभा हरवा दो, जिससे विधानसभा में इनकी दावेदारी कमजोर हो जाए। तो 3 तो वो इनके पीछे पड़े हैं। किलोई हल्के से कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी आ गए भाजपा में, जो कि बड़े प्रभावशाली नेता हैं। वो कम से कम 25,000 का डेंट दे रहे हैं इनको किलोई हल्के में, जो इनका अपना हल्का है, जहां से ये 45,000 की लीड लेके निकलते थे। उसके बाद वहां पे एक पूर्व विधायक थे या चुनाव लड़ते थे, सतीश नांदल जी, वो है। उसके बाद हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह जी के बेटे विजेंद्र सिंह की टिकट काट दी। वो तो बड़े शौक से गए थे कांग्रेस में। वो तो बड़े शौक से बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस में गए थे। तो सर वो भी हिसाब किताब बराबर करेंगे। इसके बाद इनेलो और जजपा दोनों ने जो है वैसे जाट उनको क्या शौक चल रहा था? क्या बीजेपी उनकी टिकट काट रही थी क्या? क्यों छोड़ी उन्होंने हाँ, बीजेपी? उनकी टिकट कटनी तय हो गई थी। अच्छा, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही होगी। हाँ, उनकी जो भी थी, जो भी कारण, जैसे बीजेपी टिकट काटती होती है। तो सर बात ये, इनेलो जजपा दोनों जाट कैंडिडेट दे रहे हैं। तो सर इन फैक्टर से मिनिमम 1 लाख जाट वोट तो मैंने आपको गिना दिए भी। कृष्ण मूर्ति हुड्डा, सतीश नांदल, नफे सिंह राठी का रिसेंटली मर्डर हुआ, वो इनेलो के नेता थे। उनकी हत्या हो गई अभी 1-1.5 महीना पहले। उनके बेटे को टिकट देने की बात हो रही है। ऊपर से महम से बलराज कुंडू, ये इतने लोग हुड्डा के खिलाफ काम करेंगे रोहतक में। तो ये आप लोग कह कहने का रहे हैं, मतलब है कि पिछली बार तो 6,600 से ही आ रहा था, इस बार लगता है हाँ, 60,000 से हारेगा। नहीं नहीं, 1.5 लाख सर, 1.5 लाख डेढ़ से लाख 1.5 लाख। पिछली बार लोगों ने कहा कि हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि हम इसे हरा सकते हैं। अगर हमें पता होता कि ये हार रहा है तो हम इसको उसी साल 55,000 से हराए होते। कहते हैं वी नेवर गुड। न्यू कि हम इसको हरा भी सकते हैं। तो ये तो तो हो गई आपका रोहतक की स्टोरी। निष्कर्ष ये है कि 10-0 होने वाला है। 10-0 सर, मैं आज भी छाती ठोक के कह रहा हूं 10-0। अच्छा, बीजेपी नहीं हराएगी सर, हुड्डा साहब को बीजेपी नहीं हराएगी, कांग्रेस हराएगी, इनेलो हराएगी, जजपा हराएगी। अच्छा, एक बात और बात कर लेते थोड़ी सी कि अगर लास्ट फेज छोड़ दें उत्तर प्रदेश का, तो बाकी 6 फेज तक तो अब चौसर बिछ गई है। तो अब पूर्वांचल में कितनी सीट निकाल सकती है समाजवादी? सर देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, सिर्फ एक पूर्वांचल ही है जहां कुछ अखिलेश को सांस आ सकती है। और देखिए भाई, आजमगढ़ हमेशा से टफ सीट रही है हमारे लिए। गाजीपुर इस बार निकल जाएगी, गाजीपुर का समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है। तो आजमगढ़ हमेशा से टफ रही है, सर घोसी टफ है ही है। उधर क्या नाम, अब धनंजय सिंह भी। घोसी तो उसको दे दी आपके सुहेल देव को, नहीं सर, बीजेपी। वो जो आदमी है ना, वो हमारे जो पियर का चचा है, वो वो पता नहीं क्या इस बार वो उनका कुछ भाग्य खराब लग रहा है। तो ओम इस बार प्रकाश राजभर जी का। ओम प्रकाश राजभर जी अपना चुनाव ठीक से मैनेज कर नहीं पा रहे। हम्म। तो घोसी में वो गड़बड़ है, और इधर थोड़ी धनंजय सिंह की गड़बड़ है। खैर उसको तो शायद योगी जी मैनेज कर ले जाएंगे, जौनपुर मैनेज कर लेंगे। तो उधर 1-2 2-3 सीटें जो हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं पूर्वांचल में, 1 या 2। और 2 सीटें इधर मैनपुरी और कन्नौज, क्योंकि कन्नौज से भी चूंकि अखिलेश जी खुद लड़ रहे हैं, तो कन्नौज में हम एज दे देते हैं उनको, इधर डिम्पल। तो कुल मिलाकर इधर 4 सीट मैं मानता हूं कि 4 में, अब देखिए आजमगढ़ और घोसी क्या करते हैं।
तो फिरोजाबाद नहीं, फिरोजाबाद निकालेगी बीजेपी। आज अजय यादव जी हैं मेरे दोस्त, आज उनसे मैंने सुबह बातचीत की थी, एक वीडियो भी बनाया था। वो खुद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। वहां कहते हैं कि हरिओम यादव हैं जो कि बीजेपी से टिकट भी मांग रहे थे, हालांकि उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, पर हरिओम यादव का बहुत अच्छा प्रभाव है यादवों में। और सर वो तो एक बड़ी मजेदार बात कह रहे थे अजय भाई, वो ये बोल रहे थे कि फिरोजाबाद में उन्होंने खुद महसूस किया कि मुसलमानों का बड़ा अच्छा वोट बीजेपी को मिल रहा है, मुस्लिम औरतों का। वो कहते हैं दिस कुड बी ए ट्रेंड ऑल ओवर द स्टेट। जैसे पिछली तक सिर्फ 8% वोट मानते थे, कहते इस बार ये संख्या 20% तक जा सकती है। मुस्लिम वोट बीजेपी को बढ़ के मिलेगा इस बार, उनका ऐसा आकलन है। मैं अब मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं उनकी बात बता रहा हूं आपको। अच्छा, यादव वोट ठीक ठाक बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है लोकसभा में। तब तो हमारे टीपू सुल्तान जी की स्थिति खराब हो जाएगी। उनकी खराब है सर। वो अपने देखिए पहले 5 सीट ले आते थे, मुझे लगता है इस बार वो ही इज गोइंग टू टच हिज लोएस्ट। इस बार 5 में मुझे डाउट लग रहा है, या हो सकता है 5 मेंटेन कर ले जाए। मैं बहुत करेंगे तो 5 मेंटेन कर ले जाएंगे। रामपुर में भी चांस है ऐसे। नहीं, रामपुर में चांस नहीं है सर, संभल में चांस हो सकता है, रामपुर में तो नहीं है। संभल तो निश्चित जीतेंगे, संभल पे तो है? ये नहीं लगता। संभल तो निश्चित जीतेंगे हाँ, समाजवादी। तो संभल और रामपुर तो डाउटफुल है, क्योंकि रामपुर में वोट बहुत कम पड़ा ना, मुसलमान निकला ही नहीं वोट डालने। जी, तो अब 2-4 मिनट पंजाब का भी थोड़ा बता दें, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर पंजाब में मैं एक ही बात करूंगा, पंजाब पे एक अलग से वीडियो कर लेंगे मैं और आप बैठ के, जी। क्योंकि अभी अब 47 मिनट की वीडियो तो ऑलरेडी हो चुकी है। सर बीजेपी को एक फॉर्मूला मिल गया, मैं आज पहले भी 2 वीडियो में यही बात डिस्कस कर चुका हूं। बीजेपी को हरियाणा से एक फॉर्मूला मिल गया था कि जो डोमिनेंट कास्ट है ना, या जो डोमिनेंट ग्रुप है, या जो रूलिंग ग्रुप है, उसके खिलाफ बाकी समाज को गोलबंद कर दो। सर यही चीज इन्होंने हरियाणा के जाटों के साथ की, जाट वर्सेस नॉन जाट है की पॉलिटिक्स कर दी। सर ये सेम चीज रिपीट होती हुई मैं पंजाब में देख रहा हूं। पंजाब में जट सिख, रेडिकल सिख, खालिस्तानी सिखों को आइसोलेट करके एक तरफ कर दो और बाकी पूरे समाज को इनके खिलाफ खड़ा कर दो। जट सिख, रेडिकल्स, हार्डलाइनर्स, खालिस्तानीज, इनको आइसोलेट कर दो। ये 4 जगह बटेंगे, और हिंदूज, दलित सिख्स और मॉडरेट सिख्स, खत्रीज और जो अन्य कामगार जातियां हैं, जो सिख रामगढ़िया। स्वरूप है, रामगढ़िया, ये और जितनी भी कामगार जातियां हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके रामगढ़िया, रविदासिया। प्रजापति रामगढ़ियाज हैं, ये जो मेहनतकश लोग हैं, वो तमाम जातियां जो गांव में जट सिखों से प्रताड़ित रही, उनको सबको एक साथ गोलबंद कर दो और सबको बीजेपी के पीछे खड़ा कर दो। इस पॉलिसी पे काम होता हुआ मैं देख रहा हूं, और सर ये पूरा वोट बैंक हो जाता है ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा। ये जो मैं आपको नाम ले रहा हूं ना, दोबारा लूं, हिंदूज, दलित सिख्स जिसमें रामदासियाज एंड वाल्मीकिस, और इसके अलावा जितनी ओबीसीज हैं, इन सबको भाजपा के साथ गोलबंद कर दो। प्लस खत्रीज, जो खत्री सिख्स हैं, भापे, इन सबको, प्लस ये अप्रवासी बिहारी मजदूरों का भी बहुत अच्छा वोट बैंक है सर।
बहुत अच्छी वोट संख्या है उनकी भी। इन सबको बीजेपी के पीछे गोलबंद कर दीजिए। जो बच गए लगभग 40% वो 4 जगह बट रहे हैं। अकाली में जाएंगे, कुछ आम आदमी पार्टी में जाएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कुछ अकाली दल अमृतसर और अमृतपाल सिंह जैसे लोगों के साथ जाएंगे। उनको तो 4 जगह अमृतपाल लड़ रहा है फाइनली कि नहीं लड़ रहा? हाँ, लड़ रहा था खडूर साहब से। और जितना भी खालिस्तानी तत्व है वो उसके हाँ, पीछे गोलबंद हो रहा है। वेरी गुड। रेदर मैं कहूंगा कि खालिस्तानी एक ही सीट ही लड़ रहे हैं कायदे से, वो खडूर साहब है। तरन तारन है बेसिकली। वो वो बड़ी लंबी सीट है सर, वो उसमें माझा मालवा दोआबा के सबके मिला के लगभग 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती है, फिरोजपुर तक चली जाती है वो। तो आइए फिर आज की चर्चा को फिर यहीं पर विराम देते हैं। पंजाब अलग से डिस्कस करेंगे, जी अलग से वीडियो बनाएंगे उसका। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।